मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये क्लास 10th का वीडियो केमिस्ट्री का वीडियो है और केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण आपका चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे और पीएच अंतिम टॉपिक पढ़ाया था। उसके मैंने न्यूमेरिकल भी दिए थे और मैंने मैसेज के माध्यम से बताया था कि वाज दिस वीडियो कमिंग सून, इंडिकेटर्स आई मीन टू से सूचक एवं लवण। तो मैंने एक टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक आपका है सूचक। भाई सूचक क्या होता है? सूचक को दूसरी भाषा में हम सूचना भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, आपके घरों में घंटी तो लगी ही होती है ना। तो हम लोग को पता पड़ता है, जैसे द्वारे की घंटी बजती है या कोई गेट खटकाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बुला रहा है या हमारे घर में कोई आया है। तो ये गेट का बजाना या घंटी का बजाना एक ये सूचना कहलाता है, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे घर पर कोई आया है। तो ऐसे ही रसायन विज्ञान में एक आपका टॉपिक है सूचक, जिसको हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं। क्या होता है कि सूचक क्या है, क्या होते हैं सूचक? बहुत ही सिंपल भाषा में हम बता देते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हमारे विलयन को, मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे विलयन की या हमारे विलयन की पहचान को बताते हैं, वो सूचक के अंतर्गत आते हैं। हमारे कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किया जाता है, अर्थात अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है कि अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हुई है कि अभिक्रिया हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इस बारे में बताता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हमें इनका उपयोग एक अंत बिंदु, मतलब एक ऐसे सूचना के रूप में हम प्राप्त करते हैं जिससे हमें यह पता पड़ जाता है कि अभिक्रिया हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो सूचक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में सूचक जो है, हमें वो अम्ल क्षार सूचक को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार सूचक को पढ़ना है। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनिए ध्यान से। डेफिनेशन क्या होती है? हम जो डेफिनेशन बोल रहे हैं उसको बहुत ही आसानी से पढ़ना है, बहुत ही दिमाग से पढ़ना है। आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो आपकी मोबाइल प्रॉब्लम है। हम इतना तेज बोलते हैं कि वीडियो में अधिक से अधिक मेरी आवाज़ पहुँचे, है ना, अधिक से अधिक मेरी आवाज़ पहुँचे और आप ईयर लीड के माध्यम से हमारी वीडियो को सुने और अपना घर पर नोट्स उसका तैयार करें। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंडिकेटर्स? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ है, मैंने बता दिया कि हमारे सिलेबस में अम्ल क्षार सूचक आता है। सूचक में से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में आता है वो केवल अम्ल क्षार सूचक ही आता है। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। बस सी बात है, अम्लीय विलयन में रंग अलग होगा और क्षारीय विलयन में रंग उसका अलग होगा। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इसके रंग में परिवर्तन होता है, सूचक कहलाते हैं। एक बार इस डेफिनेशन को हम पुनः रिवाइज कर देते हैं कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? देखिए भाई, एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बताते हैं। भाई पीएच मान में परिवर्तन होते हैं, पीएच मान में परिसर होता है। परिसर का मतलब होता है कि कहां से कहां तक पीएच मान में उस पदार्थ का रंग कैसा होगा।
भाई ये लिख दिया मैंने सूचक और ये लिख दिया मैंने पीएच परिषद, ये लिख दिया मैंने पीएच परिषद, ठीक है बच्चों। और ये लिख दिया मैंने पीएच परिषद से कम और पीएच परिसर से अधिक विलयन के रंग, मतलब क्या, पीएच परिसर से कम विलयन के रंग और क्या है, विलयन के रंग, ठीक है। सूचक ले लिया मैंने, नंबर 1 सूचक लिया मैंने कौन सा, मैथिल ऑरेंज। एक पदार्थ होता है जो लिक्विड होता है, कार्बनिक यौगिक है, मैथिल ऑरेंज। इसका पीएच होता है 3.1 से 4.5। कम से कम कितना है, 3.1। यदि 3.1 से कम होता है तो ये मैथिल ऑरेंज नहीं है, और 4.5 से ऊपर होता है तो फिर भी मैथिल ऑरेंज नहीं है, अर्थात इनके मध्य का विलयन होता है। अब मध्य का विलयन होगा, यदि पीएच परिसर कम है तो रंग इसका अलग होगा, और अधिक है तो इसका रंग अलग होता। तो पीएच परिसर से कम यदि है तो विलयन का रंग कैसा होगा, लाल होगा, और अधिक है तो विलयन का रंग कैसा होगा, पीला होगा। यदि 3.1 से कम है तो रंग लाल होगा, और 4 से ऊपर है तो पीला होगा। अगर मध्य में है तो हमारा रंग कैसा होगा, मैथिल ऑरेंज। यानी क्या है, मैथिल ऑरेंज हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आता है लिटमस। देखिए हम लोग फेयर लवली या सोप का या साबुन का प्रचार देखते हैं तो उसमें एक पेपर दिखाई देता है, त्वचा पर लगाते हैं तो रंग बता देता है कि साबुन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। अब लिटमस में 5.5 से 7.4 पीएच असर होता है। कम है तो लाल है और अधिक है तो नीला। यानी कि लिटमस पेपर जो होता है 5.5 पीएच मान होगा, पीएच परसेंट, और अधिकतम कितना होगा, 7.4। मिनिमम 5.5, अधिकतम कितना, 7.4। और ऐसे एक और एग्जाम्पल आता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन आता है, इसका होता है 8.0, इसका 9.8। 8.0 से कम है तो ये कैसा है, रंगहीन है। कैसा है, रंगहीन है। और जैसे जैसे 8.0 से बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 9.8 तक पहुंचता है तो रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से 3.1 है तो रंग कैसा है, लाल है, और 3.1 से अधिक पहुंचता है 4.5 तक तो रंग पीला। 5.5 है तो रंग कैसा है, लाल है। जैसे अधिक पहुंचता है तो रंग कैसा हो जाता है, नीला। 8.0 है तो रंगहीन है, 8.1 से अधिक पहुंचता है तो ये गुलाबी रंग हो जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, सूचक हो गए। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन के पीएच परिसर को परिवर्तित कर देते हैं, पीएच रंग के मान को परिवर्तित कर देते हैं तो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। मैंने साफ साफ इसकी परिभाषा हमने आपको मोटे शब्दों में बता दी है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, सूचक कहलाते हैं। ये मैंने उसके एग्जाम्पल बता दिए। अब आपका इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। अगला टॉपिक आता है आपका लवण। ठीक है, बहुत ही सरल है लवण। और लवण टॉपिक के बाद हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे, जिसमें वो एक्सरसाइज होगी आपकी जो मैंने चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण जो हमने आपको समझाया था उससे हमने संबंधित एक एक्सरसाइज ली है। उसमें आपको ये बताना है सॉल्व करके कि कौन सा समीकरण योगात्मक समीकरण है
और कौन सा समीकरण आपका प्रतिस्थापन समीकरण है, और कौन सा समीकरण अपघटन है, और कौन सा समीकरण आपका वियोजन है। ये आपको एक्सरसाइज में अभी आपको हम देंगे। अब हम बात करते हैं लवण की। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है आपका कि भाई साल्ट क्या होता है, लवण क्या होता है, ये आपको आज हम बताएंगे। ये आपका टॉपिक आता है साल्ट, लवण। बहुत ही सिंपल है, रट्टा नहीं मारना है। फर्स्ट परिभाषा इसकी हम बताते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षार की, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त, ठीक है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ध्यान होगा, मैंने आपको उदासीनीकरण की परिभाषा पढ़ाई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने आपको शायद समझाई थी। मैंने बताया था कि अम्ल क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं तथा इसके जलीय विलयन में आपका क्या बनता है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो वही इसमें क्या है कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, इसको मैं परिभाषित कर देता हूं। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या लिया, NH3Cl और प्लस HCl, ठीक है। NH3Cl नाम होता है, सॉरी अमोनिया है, अमोनिया NH3 मिस्टेक हो गया, और प्लस HCl में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जानते हो ये अमोनिया क्या है भाई बच्चों, ये अमोनिया क्षार है और HCl क्या है, अम्ल है। भाई इसके हम नाम से ही जान जाते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड या इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, है ना। इसकी परस्पर क्रिया से प्राप्त एक आयनिक ठोस, एक ठोस प्राप्त होता है, ये अम्ल और ये क्षार। तो ये H इसमें मिल गया तो ये क्या बन गया, NH4, और ये बचा Cl। इसे पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, लवण, और ये कैसा होता है, ठोस लवण। लवण तो होता है परंतु कैसा होता है, ठोस लवण कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ये अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हैं तो ये जुड़ जाता है तो NH4Cl। अच्छा, इसी में आपसे हम पूछते हैं, बताइए कि ये अभिक्रिया कैसी है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि ये योगात्मक अभिक्रिया है ना, ये बताना आपको। तो वेरी सिंपल, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर क्रिया करके, या हम यूं कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, या जब दो या दो से अधिक अवकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अवकारक क्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद कहता है उत्पाद आपका एक ही है,
तो ऐसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसा है? योगात्मक है। कैसा है ये? योगात्मक है। जब उत्पाद दो बन जाए तो ये प्रतिस्थापन कहलाता है। जब उत्पाद दो बन जाते हैं तो प्रतिस्थापन कहलाता है। अच्छा, ये भी पूछ देते हैं कि एक प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन और त्रिप्रतिस्थापन क्या होते हैं? अरे भाई, बहुत सिंपल होता है। यदि उत्पाद एक आ जाए, देखिए इस एरो के पहले को कहते हैं अवकारक, एरो के बाद को कहते हैं उत्पाद। यदि उत्पाद एक हो जाए तो एक विस्थापन अभिक्रिया, उत्पाद दो हो जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्पाद तीन हो जाए तो त्रिविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद इसकी एक परिभाषा और आ जाती है, सुन लीजिए, कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लवण व जल प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए एक और इस परिभाषा का, तो NaOH और HCl, NaOH और HCl। अब क्या बनेगा पता तो नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई भी अपकारक दिया जाए तो उसका पहला तत्व धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये दूसरा ऋणात्मक, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा, और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से क्रिया करेगा। तो सोडियम Cl से क्रिया करेगा तो NaCl बनेगा, HOH से क्रिया करेगा तो H2O बनेगा। तो ये क्या हो गया? लवण, और ये क्या हो गया? जल हो गया। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड कहलाता है। दैट्स ऑल। कितना हो गया? अब आपका आ जाता है कि भाई लवण कितने प्रकार के होते हैं, पूछ देते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ साल्ट, तो दीज आर फॉलोइंग 6 टाइप्स। आ जाता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, TYPES, टाइप्स ऑफ साल्ट, लवण के प्रकार आता है। तो भाई लवण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नंबर 1 आता है सामान्य लवण, नंबर 2 आता है अम्लीय लवण, नंबर 3 आता है क्षारीय लवण, और नंबर 4 में आता है मिश्रित लवण, और नंबर 5 में आता है द्विक लवण, और नंबर 6 में आता है संकर लवण। ठीक है बच्चों? अब मैं सारे लवणों को एक एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, रट्टा बिल्कुल मत मारना है। सबसे पहले आता है सामान्य लवण। भाई देखिए, सामान्य लवण में कहीं अम्ल क्षार की बात कही गई है? नहीं कही गई है ना? तो ऐसे लवण जिनमें ना तो H+ आयन हो और ना ही OH- आयन हो, वो आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या आता है? NaCl व KNO3 या K2SO4। क्या इनमें हाइड्रोजन है? क्या इसमें OH है? नहीं। तो ऐसे लवण जिनमें H+ आयन और OH- आयन बिल्कुल नहीं होते हैं, वो आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है? और दूसरा आता है अम्लीय लवण। भाई अम्ल की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार को क्या कहते हैं? जिसमें OH- आयन होते हैं, उसे हम क्षारीय कहते हैं। तो अम्लीय लवण क्या है? कि वे लवण
वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होता है। क्या होगा? H+ आयन होगा। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन का है, मतलब विस्थापन करें, अभिक्रिया करें तो उत्पाद रूप में H+ आयन आना चाहिए। ऐसे लवण हो जिनका हम जलीय विलयन बनाएं तो विलयन बनाने के पश्चात उनके उत्पाद रूप में H+ आयन आ जाए तो अम्लीय लवण है, और OH- आयन आ जाए तो क्षारीय लवण है। तो वे लवण जिनमें H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं, जैसे NaHSO4, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे NaHCO3, NaHCO3 आदि, ये क्या है? अम्लीय लवण है। इनमें क्या छपा हुआ है? हाइड्रोजन आयन छपा हुआ है। जलीय विलयन में ये आसानी से निकल सकते हैं। क्षारीय लवण वेरी सिंपल, सेम परिभाषा, OH आयन विस्थापनीय होते हैं। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH आयन होते हैं, OH- आयन होते हैं, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? जैसे MgOHCl, जैसे ZnOHCl आदि। नाम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। यदि इनको हम विलयन बनाएं, यदि इनको गर्म करें या प्रतिस्थापित करें तो OH आयन अलग हो जाता है, और इससे हमें पता पड़ जाता है कि ये विलयन कैसा है, ये लवण कैसा है। ये लवण हमारा क्षारीय लवण है क्योंकि इसमें OH उपस्थित है। विस्थापन होगा तो OH आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है मिश्रित लवण। वेरी सिंपल, मिश्रित लवण में क्या होता है कि वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक क्या होंगे? या तो धनायन या तो ऋणायन। क्या होगा? या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। तो ऐसे लवण को हम मिश्रित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे देखिए NaKSO4 तथा CaOCl और ये Cl आदि। देखो इसमें एग्जाम्पल में दो धातु हैं, Na+ धातु है, मतलब एक धातु सोडियम है और एक धातु पोटेशियम। N को पढ़ते हैं सोडियम और K को पढ़ते हैं पोटेशियम। तो दो धातु आ गई इसमें, आगे नहीं आ गई? अब इसमें देख लीजिए केवल यही एक धातु है, केवल यही एक धातु है, जबकि सब कैसे हैं? अधातु। अर्थात ये दोनों धनावेश हैं और ये दोनों कैसे हैं? ऋणावेश हैं। मैंने परिभाषा में क्या बताया कि वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन होंगे या ऋणायन होते हैं वो आपके मिश्रित लवण कहलाते हैं। इसमें दो धनायन है तो इसमें क्या है? 1 2 3 3 ऋणायन आ गए। ठीक है। अब इसके बाद आता है द्विग लवण। भाई द्विग लवण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सरल लवण परस्पर क्रिया करके द्विग लवण का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक सरल लवण मिलकर क्रिया करके या परस्पर मिलकर द्विग लवण का निर्माण करते हैं। नाम सुना होगा फिटकरी का, नाम सुना है फिटकरी का? K2SO4 into Al2SO4 into 24H2O। एक और आता है आपका, आता है मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये आपके जो है द्विग लवण के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। ये क्या है? आपका फिटकरी है, फिटकरी है। और आता है FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O। इसको पढ़ते हैं मोहर लवण। देख रहे हो, एक लवण ये है, एक लवण ये है, दोनों मिलकर क्या बन गया? द्विग लवण बन गया। नाम क्या हो गया? फिटकरी। एक लवण ये है, एक लवण ये है, दोनों मिलकर बन गया तो नाम क्या हो गया? मोहर लवण। ये द्विग लवण के अंतर्गत आते हैं।
अब आता है संकर लवण, बहुत ही सिंपल है। तो क्या होते हैं वे लवण, वे लवण, संकर लवण की परिभाषा बता रहे हैं, ये बता चुके हैं। वे लवण जिनमें, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन किसी, मतलब आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन, इस पर जिस धातु पर धनायन उपस्थित होते हैं, धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। भाई देखिए, इनको संकर लवण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो धात्विक धनायन होते हैं वो आपकी संक्रमण धातुएं होती हैं। ऐसी धातुएं होती हैं जिन पर धनावेश की संख्या सर्वाधिक होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे K4 FeCN का होल 6, क्या हो गया? K4 FeCN का होल 6। एक एग्जाम्पल जो हो गया, एक एग्जाम्पल ये है CuNH3 का होल 4, बड़ा कोष्टक और ये Cl2। ठीक, देखिए संकर यौगिकों की या संकर लवणों की पहचान जो होती है वो एग्जाम्पल लिखे होंगे, किसमें लिखे होंगे? बड़े कोष्टक लिखे होंगे। जिन एग्जाम्पलों में बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, जिन एग्जाम्पलों में बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, हम पहचान जाएंगे कि ये संकर लवण है। ठीक है, अच्छा लगा होगा, आज ये आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को स्टॉप कर करके आप अपना नोट्स बनाएं और बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझें। मैंने भी बीच में बताया था कि आपको हम फर्स्ट चैप्टर से संबंधित एक एक्सरसाइज देंगे जिसे आप सॉल्व करके हमें बताएंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे। तो HW में एक्सरसाइज हम देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए, ये बताना है। नंबर 1, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू में FeSO4 प्लस में Cu। ठीक है, बताना है कि अभिक्रिया ये कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे हम 4 अभिक्रिया लिखते हैं। आता है 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू में 2NaCl। तीसरा देते हैं CH4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू में CH3Cl प्लस में HCl। नेक्स्ट C2H4 प्लस में H2 इज इक्वल टू में C2H6 N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू में 2NH3। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमने ये दे दिया है जिसमें इस 1 2 3 4 5 समीकरणों में हमें यह बताना है कौन सा योगात्मक है और कौन सा प्रतिस्थापन। व्हाट्सएप मैसेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें आप सॉल्व करके इसको बता सकते हैं कि सर हमने ये सही कर लिया है। आप अपनी कॉपी पे नोट करके कोष्टक मान के लिख देना कि कौन सा
योगात्मक है और कौन सा प्रतिस्थापन है, और आप फोटो खींच के हमें आप बता सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसमें बताना है कि समीकरण ऊष्मीय वियोजन है या ऊष्मीय अपघटन। निम्न अभिक्रियाओं में से ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं को छांटिए। ठीक है, ये छांट के बताना है। नंबर 1 CaCO3 इज इक्वल टू में CaO इसमें CO2, ये गर्म का चिन्ह है। सेकेंड समीकरण आता है NH4Cl साइन ऑफ रिवर्सिबल NH3 प्लस HCl गर्म करने का। ये जो चिन्ह होता है वो डेल्टा के गर्म करने का चिन्ह है। अब आता है NH4Cl साइन ऑफ रिवर्सिबल NH4 प्लस इसमें Cl माइनस, ये है जल में घोलने पर। चौथा आता है 2HI साइन ऑफ रिवर्सिबल H2 प्लस I2, और पांचवा आता है 2FeSO4 इज इक्वल टू में Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। आपको बताना है इसमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन है और कौन सी अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन है। हमने ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया मैंने दोनों आपको लिखाई है। आशा करते हैं कि आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा। एक बार ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं को हम एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको छांटने में आसानी हो। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को सबसे पहले हम बताते हैं क्या है कि यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, अर्थात केवल एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और जो दो तीर के द्वारा एक तरफ जाए एक तरफ लौट कर आ जाए, वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रयोग अपघटन अभिक्रिया में होता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रयोग वियोजन अभिक्रिया में होता है। तो अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अनुत्क्रमणीय वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है और इस क्रिया में ऊष्मा का प्रभाव होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन दे दिए। एक छांटने के लिए दे दिया मैंने योगात्मक और प्रतिस्थापन, और एक छांटने के लिए दे दिया मैंने वियोजन और अपघटन। तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और पिछला चैप्टर आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम छांट लेंगे कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात कौन सा वियोजन अभिक्रिया है और कौन सा आपका अपघटन अभिक्रिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।